स्टार्ट। हेलो, तो हमारा आज कॉटलिन का डे 1 बूट कैंप है। ओवरव्यू हमने आपको दे ही दिया था कि उसमें क्या क्या होने वाला है। तो आज डे 1 में देखते हैं कि क्या होगा। पहले तो हम प्रिंट और प्रिंट एलन के बारे में देखेंगे, फिर वेयर एंड वेल डिस्कस होगा, डेटा टाइप्स के बारे में हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे इनपुट कैसे लेते हैं, फिर लूप्स, सिलेक्शन स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट। ये सारे वो टॉपिक हैं जो हम बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कवर कर चुके हैं। जैसे जावा, सी प्लस प्लस जो भी कर रखी होगी, ये सब बेसिक में ही आता है। और आज के बूट कैंप में पूरा का पूरा वो क्लियर हो जाएगा डे 1 में कि कॉटलिन में हम बेसिक्स का कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले हम प्रिंट और प्रिंट एलन पे आ जाते हैं। और इनको चलाने के लिए ना, बेसिक चीज़ों को दिखाने के लिए मैं कॉटलिन प्लेग्राउंड का यूज़ करूँगा। ये ऑनलाइन एडिटर कॉटलिन की तरफ से ही दिया गया है। आप यहाँ पे सर्च पे डाल दो बस कॉटलिन प्लेग्राउंड, तो ये स्टार्टिंग में ही दिखा देगा। तो यहाँ पे आप अपना बेसिक प्रोग्राम्स वगैरह चला सकते हो, कुछ टेस्ट करना वो कर सकते हो, कोई नया कंसेप्ट सीखो उसको देखने की वो फंक्शन वगैरह कैसे यूज़ होता है, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है ये। ठीक है, तो आज हम बेसिक वाला इसी के ऊपर करेंगे। नेक्स्ट में जब हम ऊप स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, तो उसमें हम वो करेंगे इंटेलिजेंट आइडिया का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो जैसे ही हमने खोला तो ये स्टेटमेंट आ रही है ना, प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। इसको रन करके देखते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो यहाँ देखोगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। प्रिंट एलन सेम हमारा जावा के प्रिंट एलन जैसा है और सी प्लस प्लस के सी आउट जैसा। जैसे यहाँ पे प्रिंट एलन लिखा है ना, तो प्रिंट एलन से हम यहाँ स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे वो यहाँ विजिबल हो जाएगी आउटपुट विंडो में। और आप प्रिंट का देखोगे तो प्रिंट में भी सेम आएगा। ठीक है, तो प्रिंट और प्रिंट एलन दोनों यूज़ होते हैं आउटपुट शो करने के लिए। अब ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि जैसे प्रिंट में अगर यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा है ना, मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, ये हेलो हो गया प्रिंट वर्ल्ड। अब जब इसको मैं रन, एक तो यहाँ पे देखो सेमी कॉलन नहीं लगते, जैसे जावा और सी प्लस प्लस में आप यूज़ करते थे सेमी कॉलन, उसकी यहाँ पे ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसको रन करूँगा तो बिना किसी एरर के रन होगा। और प्रिंट में देखना यहाँ पे ना कोई नेक्स्ट लाइन नहीं आई, ये नेक्स्ट लाइन से शुरू नहीं हुआ, हेलो के बाद सीधा वर्ल्ड ओ के आगे से ही कंटिन्यू हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ एलन कर दूँ हेलो की जगह, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर हो जाएगा। और तो कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन से शुरू होगा और वहीं से ही वर्ल्ड आगे बढ़ा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है प्रिंट और प्रिंट एलन में। और जैसे आपको सेमी कॉलन का बताया था, अगर आप लगा भी दोगे ना तो भी कोई एरर नहीं आएगी, वो चॉइस के ऊपर है, जनरली नहीं लगाते। ठीक है, ये अब भी रन हो जाएगा बिना उसके, देखो। तो प्रिंट और प्रिंट एलन का आउटपुट के लिए यूज़ होता है, जैसे नॉर्मल हमारा जावा के अंदर होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सेम है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम देखते हैं वेयर और वेल। जैसे हम एक्सप्लिसिटली, आपने देखा ना जावा में ऐसे करते थे, वेरिएबल्स डिक्लेयर, मान लो इंट ए इक्वल्स में 0, कि मेरा ए नाम का वेरिएबल है और वो इंटीजर है। अब वैसे जावा में ये चीज़ आ गई है कि आप वेयर करके भी कर सकते हो, तो वो अपने आप डिटरमाइन कर लेगा कि ए एक इंटीजर है। तो इसको ना हम बोलते हैं इन्फर करना, कि वो खुद ही देख लेता है कंपाइलर कि ये कौन सी डेटा टाइप लेगा ए। जैसे यहाँ पे 0 है, 0 हमारा इंटीजर है, तो उसने खुद ही देख लिया कि हाँ ए हमारा इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, तो वेर से आप ये कर सकते हो, अगर मैं लिख दूँ वेर ए इक्वल्स में 5, ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करा लूँ ए, तो यहाँ देखो 5 प्रिंट हो गया, क्योंकि ए हमारा इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, तो मैं एक नई चीज़ दिखाता हूँ आपको। इसमें ना हम क्लास देख सकते हैं, वेरिएबल में क्लास, कि इन आपको ये चेक करना हो कि वेरिएबल हमारा किस टाइप का है।
ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, स्कोप रिजोल्यूशन लगा के आगे क्लास लिख दो, तो उससे आपको पता चल जाएगा किस टाइप का वो है, किस डेटा टाइप का है, इंटीजर। ठीक है, इसमें दिखा दी ना इंटीजर टाइप का है। अब वैर के आगे मैं मान लो कर दूँ 6.56, तो ये हमारा डबल टाइप का हो गया। ठीक है, ये डबल टाइप इंट वगैरह ये सब आगे अभी बताएंगे डेटा टाइप्स में। ठीक है, अभी आप ये देखो कि वैर से हम डिक्लेयर कर सकते हैं हमारे वेरिएबल्स। तो अभी नॉर्मल इंटीजर कर देते हैं, ए हमारा इंटीजर है 6, और जब हमें कोई वैल्यू प्रिंट करानी हो प्रिंट और प्रिंट एलन में, तो हम ऐसे लिख देते हैं कि जैसे यहाँ पे देखोगे तो ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब वैल करेंगे, वैल बी इक्वल्स में 10। ठीक है, तो उससे भी आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है जिसकी वैल्यू 10 है। बी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसकी वैल्यू 10 है। ठीक है, तो अब बात यह है कि वेर और वेल में डिफरेंस क्या है। वेर और वेल में ये डिफरेंस है कि जैसे वेरिएबल है ना, तो इसकी ए की वैल्यू हम बाद में चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम में आगे कहीं भी। ठीक है, लेकिन जो वेरिएबल वेल से डिक्लेयर करा जाता है उसकी वैल्यू आगे बिल्कुल चेंज नहीं करी जाती, वो कांस्टेंट रहता है आगे। ठीक है, जैसे अभी देख लेते हैं कि हमारा ए और बी है। अगर मैं ए को कर दूं यहाँ के, तो अब हम यहाँ बी प्रिंट करा लें तो दोनों की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अभी दोनों की वैल्यू है 6 और 10। ठीक है, अब मैं ए की वैल्यू चेंज कर दूँ, ए इक्वल्स में 21 कर देते हैं। ठीक है, फिर प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एन ए। तो देखो पहले वैल्यू 6 थी, ये बी की वैल्यू है 10, अब ए की वैल्यू 21 प्रिंट कर दी इसने। लेकिन अगर मैं सेम अब वैल वाले के साथ करूँ ना, बी के साथ, बी की वैल्यू कर देते हैं 30। ठीक है, फिर प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एन बी, तो उसमें एरर शो कर देगा, वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड, क्योंकि जो भी वेरिएबल हम वैल से डिक्लेयर करेंगे वो उसकी वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं करी जा सकती। वैर वाले हम चेंज कर सकते हैं, जैसे ए था चेंज हो गया, लेकिन आपके सामने एरर दिखा रहा है कि वैल कैन नॉट बी रीअसाइंड। तो वैल से जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं कर पाएगा, एक तरीके से कांस्टेंट रहेगी वो। ठीक है, अब एक थोड़ा अंदर का कंसेप्ट देखते हैं वैर और वैल का, कि इंटरनली होता क्या है। नोट्स करता हूँ, हाँ, तो जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, आप ऐसा मान लो कि आपने लिखा वेर ए इक्वल्स में 5, तो ये ना एक मेमोरी, हमारा ये जो कप है इसको आप मेमोरी स्पेस मान लो कि ये कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होगी, इसका नाम ए है। ठीक है, यहाँ देख लो जैसे ये कि x नाम का वेरिएबल है, ये हमारा इंटीजर टाइप का है, हमने वेर से इसको डिक्लेयर करा, वेर x इक्वल्स में 5, तुम्हारा एक x नाम से मेमोरी मिल गई वेरिएबल जो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, अब जब इसके आगे हम 5 लिखते हैं ना, तो हम नॉर्मली C++ में क्या होता है कि उसमें 5 स्टोर हो जाएगा इंटीजर टाइप का। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसमें ये जितनी भी डेटा टाइप्स है ना, इंटीजर, बूलियन और डबल वगैरह, ये सब ये आपकी वो हैं, क्लासेस हैं, क्लास बनी हुई है। ठीक है, तो ये 5 जो है उसी का वो है, ऑब्जेक्ट है उसी क्लास का। अगर क्लास वगैरह भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आ जाएगा, पर ये नॉर्मली ऐसा होता है कि एक 5 नाम का इंटीजर ऑब्जेक्ट बन गया कहीं पे मेमोरी में, फिर उसका जो रेफरेंस होता है ना वो पास करा जाता है वेरिएबल के अंदर। जैसे यहाँ दे रखा है वेर x इक्वल्स में 5, तो क्या हुआ, x नाम का एक मेमोरी स्पेस हमें मिल गया, जैसे कप है। ठीक है, उसका नाम हमने x कर दिया और वो इंटीजर टाइप का है। अब जो 5 है, 5 नाम से हमारा वो एक 5 हमारा ऑब्जेक्ट बन गया इंटीजर का, फिर उसका रेफरेंस
इसमें x में पास करा गया है। अंदर इंटरनली ये काम हो रहा होता है जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब फिर जब हम वैल्यू चेंज करते हैं ना, कि जैसे हमने यहाँ करा कि a इक्वल्स में 6 करा, तो यहाँ हमें मेमोरी में एक a नाम का स्पेस मिल गया, ठीक है, जो इंटीजर टाइप का है, और उसमें फिर 6 का इंटीजर टाइप ऑब्जेक्ट बना। जैसे 6 हमारा इंटीजर है, तो एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बना 6 और उसका रेफरेंस पास कर दिया गया a में। और सेम काम हमारा वैल के साथ हो रहा है यहाँ b में, कि b नाम का स्पेस मिला, उसमें 10 का ऑब्जेक्ट मेमोरी में कहीं क्रिएट करा गया इंटीजर टाइप का, और उसका रेफरेंस पास कर दिया b के अंदर। लेकिन जब हम ये कर रहे हैं ना चेंज कि a इक्वल्स में 21 करा, तो यहाँ पे हो रहा है कि 21 नाम का और 21 वाला हमारा इंटीजर ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, तो उसका रेफरेंस पास कर दिया a के अंदर। जो 6 वाला रेफरेंस था वो हटा दिया और 21 वाला पास करा गया a के अंदर, ठीक है। और वैल में ये होता है कि उसके अंदर हम कोई रेफरेंस पास नहीं कर सकते, वो सेम रेफरेंस रहेगा। कि जैसे यहाँ 10 का रेफरेंस पास हो रखा था, तो 10 का रेफरेंस कहीं नहीं जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो इंटरनली ऐसे काम हो रहा होता है वेर और वैल में। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अब इसमें ये वेर और वैल बता दिया क्या होता है, इनसाइट्स डिस्कस कर दिए। अब अगर एक्सप्लिसिटली हम वो करना चाहें ना, डिफाइन करना चाहें कि हमारे डेटा टाइप जैसे हम डालते हैं इंट a करके दिखाया था, अब वैसे इसमें करना चाहे तो कैसे करेंगे ये दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इतना हटा देते हैं। अब हम करेंगे जैसे वेर a फिर कोलन इंट इक्वल्स में 5, ठीक है। ये है एक्सप्लिसिटली डेटा टाइप देना कि a हमारा इंटीजर टाइप का होगा, ये हमने बता दिया। अब कंपाइलर को खुद से इंटरप्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ a इंटीजर टाइप का है, हमने एक्सप्लिसिटली बता दिया कि ये इंटीजर है, a हमारा इंटीजर होगा और इंटीजर स्टोर करेगा, ठीक है। ऐसे ही हम बहुत से कर सकते हैं। वेर बी स्ट्रिंग, इसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर कर लो, हेलो। वेर सी डबल 5.65, ऐसे कोई भी वैल्यू। तो अगर आपको एक्सप्लिसिटली कोई डेटा टाइप देनी हो तो आप ऐसे देते हो कॉलन लगा के आगे उसका नाम डेटा टाइप का। अब जैसे जावा में और C++ दोनों में, सॉरी, जावा C++ दोनों में इंट की वैल्यू आप देखोगे ना, आई छोटा होता था, इसमें कैपिटल है। इसमें डेटा टाइप्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही है हर उसमें, चाहे वो फंडामेंटल हो या कैसी भी हो, तो उसमें आगे कैपिटल होता है, ठीक है। ये आपका डेटा टाइप्स का दिखाते हैं आपको कि एक्सप्लिसिटली आप डिक्लेयर करना चाहोगे तो ऐसे होगा। हाँ, अब मान लो जैसे उसमें होता था ना, आप C++ और जावा में देखोगे कि जैसे ये लिख दिया इंट a इक्वल्स में, सॉरी डबल a इक्वल्स में 5, तो वो इससे काम चला लेता था, ठीक है। जैसे हम यहाँ इंट पास कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ तो डबल का साइन करा है कि ये डबल टाइप का होगा, कि डेसिमल पॉइंट वैल्यू स्टोर करेगा। तो इसमें इंटरनली क्या होता था, वो है ना इंटरकास्ट बोलते हैं उसको, टाइप कास्ट कर देता था खुद ही कंपाइलर 5 को डेसिमल पॉइंट नंबर्स में। लेकिन ऐसा कॉटलिन में नहीं होता, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ना वेर a डबल और 6 कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ एरर शो कर देगा ये, द इंटीजर लिटरल डज नॉट कन्फर्म टू द एक्सपेक्टेड टाइप डबल, ठीक है। तो इसमें टाइप कास्ट खुद से वो नहीं करेगा। अगर मैं करना चाहूँ एक्सप्लिसिटली मैं टाइप कास्ट कर सकता हूँ, लेकिन इम्प्लिसिटली टाइप कास्ट कंपाइलर बिल्कुल नहीं करेगा। सॉरी, हिंट कर दिया मैंने, 2 डबल कर दें तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब बिल्कुल सही चल गया। इसमें बस यही है कि ये इम्प्लिसिटली टाइप कास्ट नहीं करेगा आपका कंपाइलर इंटीजर से किसी और उसमें, ठीक है। और ये सबके साथ ही है, ओके। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अभी डेटा टाइप्स वाला क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं बीच में कहीं डाउट आता है या नहीं। अब इसमें जैसे हमारी जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स होती हैं,
एक तो इंटीजर हो गई, इंटीजर टाइप जो नंबर्स होते हैं उसमें आता है हमारा बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ठीक है, अगर हम बाइट को शो करेंगे ना, बाइट का करना है तो आप ऐसे करोगे, और इसमें बाइट का शायद दिखा नहीं रखा मैंने। वैसे ये नोट्स और ये बुक जो है हेड फर्स्ट कॉटलिन जो मैं यूज़ करूँ, इनका आपको शेयर कर दिया जाएगा रिसोर्सेज में। ठीक है, तो आप उसकी टेंशन मत लेना कि तो हमारे ये टाइप होते हैं, बाइट हो गया, शॉर्ट हो गया, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया। बाइट हमारा 8 बिट का होता है जिसकी रेंज जी होती है, शॉर्ट 16 बिट का होता है, इंट 32 और लॉन्ग 64, इसकी वैल्यू ज़्यादा ही होती है। ठीक है, अब ये तो हमने कर दिया कि जैसे वेर इक्वल्स में 10 हो गया। मान लो आप ये लिख रहे हो लेकिन आप चाह रहे हो कि ए मेरा हो जाए शॉर्ट टाइप का, तो इस टाइम पे आप एक्सप्लिसिटली अपना वो करोगे, वेरिएबल डिक्लेयर, क्योंकि कंपाइलर इसको ना इंटीजर ही लेगा। मैंने जैसे दिखाया था ना, अगर मैं ऐसे कर दूं और प्रिंट कराऊं इसको, इसकी क्लास ये किस टाइप का है, तो देखो ये इन टाइप का ही शो कर रहा है, जबकि मैं चाह रहा था कि शॉर्ट में हो, शॉर्ट टाइप का हो। लेकिन अगर मैं इसको एक्सप्लिसिटली कर दूं तो ये रन भी कर जाएगा और दिखा भी देगा, देखो शॉर्ट टाइप का। तो ऐसी जगहों पे काम आता है हमारा एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना वेरिएबल को। अब जैसे फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे हो गए डबल, फ्लोट, फिर हमारे बूलियंस हो गए, और फिर कैर और स्ट्रिंग। अब जैसे मैं धीरे धीरे दिखाऊँ ना, आप लॉन्ग को कैसे डिक्लेयर कर सकते हो। लॉन्ग का या तो बहुत ही बड़ा नंबर लिख दो, ठीक है, केस को ले लेगा क्या लॉन्ग, हाँ, इसे इंटरप्रेट कर लिया कि ये लॉन्ग टाइप का है। अगर मान लो मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा, इतनी ज़ीरो ऐड, तो हम ना नॉर्मल एक एल ऐड कर सकते हैं, उससे भी इंटरप्रेट कर लेगा कि ये लॉन्ग टाइप का है। हाँ सॉरी, कैपिटल एल है, तो ये वैसे भी इंटरप्रेट कर लेगा कि हाँ ये लॉन्ग टाइप का लिखा है मैंने वेरिएबल। ठीक है, तो लॉन्ग का ऐसे हो गया। फिर हमारा है डबल और फ्लोट। डबल और फ्लोट में आप देखोगे, मैं यहाँ आपको पता ही हो डेसिमल पॉइंट नंबर्स होते हैं। अगर मैं ये लिख दूँ ना, तो इसका देखना है क्या टाइप आता है, कंपाइलर कैसे इंटरप्रेट करेगा, ये डबल ही लेगा। चाहे आप एक भी लिख दोगे ना 1.3 1 डेसिमल डिजिट तक, ये तब भी डबल ही लेगा। अगर आपको फ्लोट करना है तो उसके लिए यहाँ पे हमें f लगाना पड़ता है, 1.3 f से पता चलता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ठीक है, तो जब भी आपको अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डिक्लेयर करना हो तो नंबर के आगे f। चलो कुछ नया ट्राई करके देखते हैं, मैंने भी नहीं करा। ए में ना ऐसे लगा के देखते हैं फ्लोट, फिर देखते हैं चलता है, ये एरर आता है या कैसा होता है। हाँ, इंटरप्रेट नहीं कर रहा कंपाइलर खुद से, एफ ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप फ्लोटिंग पॉइंट को ऐसे डिक्लेयर करते हो। फिर बूलियंस हमारे नॉर्मल हैं, वेर बी बूलियन, इसमें बूलियन आप पूरा लिखोगे, कैपिटल बी, जैसे जावा में होता है, जावा में स्मॉल बी होता है, अपना ट्रू और फॉल्स, बी प्रिंट बी। तो ये हमारा ट्रू प्रिंट हो गया और टाइप भी प्रिंट हो गई बूलियन। ठीक है, तो ये हमारे डेटा टाइप्स हो गए। अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ तक वैसे किसी को कोई डाउट है? अभी थोड़ा फास्ट तो नहीं जा रहा है ना मैं? कोई साथ है ना? सारे भाग गए। हाँ सुधीर, कोई डाउट है इसमें अब तक? नहीं सर। ठीक है, तो तो चलो। हाँ हाँ पूछो। प्रैक्टिस थोड़ा लगेगा क्योंकि मतलब एकदम से ना थोड़ा, क्योंकि ये लास्ट में जो डॉट मतलब हम सॉरी वो जो ये इसकी क्या बात कर कह रहे रहे, हो? हाँ हाँ सर, वो ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है क्या? मतलब कुछ वैसा वैसा दिख रहा है।
हाँ हाँ, इसका यूज़ ना हम वैसे इसमें स्कोप रिजोल्यूशन नहीं बोलेंगे इसको, इसमें बस आप ये और ये देख लो कि इसका यूज़ ना हम क्लास का नाम जानने के लिए करते हैं, वेरिएबल की, कि वो कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जैसे ओके बी हमारा बूलियन क्लास को बिलोंग कर रहा है, या हर डेटा टाइप एक क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे ट्रू का ऑब्जेक्ट बना, उसका रेफरेंस यहाँ दिया गया, तो पहले इनकी क्लास बनी हुई होती है। ठीक है, तो उन्हीं क्लास का नाम ये प्रिंट कर देता है। ओके समझ गया। ठीक है, तो हम कुछ ये 3 क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। जैसे शो क्लासेस ऑफ ईच वेरिएबल वाला तो हमारा हो ही गया है, उसमें हम ऐसे ही करेंगे थर्ड वाले में। फर्स्ट वाला देखते हैं, अगर मैं वेर कर दूं, हमें 2 नंबर्स का सम करना है, वेर बी इक्वल्स में 3, तो यहाँ लिख देंगे a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ प्रिंट हो गया 13। अच्छा चलो और नई चीज़ देखते हैं प्रिंट एलन के बारे में। अगर मेरे को ऐसे प्रिंट कराना हो ना कि सम ऑफ ए एंड बी इज़, आप नॉर्मली जावा में क्या करते हो, प्लस लगा के ए प्लस बी, है ना, ऐसे ही चलता है जावा में, और ये प्रिंट कर भी देगा सम ऑफ ए एंड बी इज़ 13। कॉटलिन में एक नई चीज़ है कि आप ना यहाँ पे डॉलर साइन का यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिंग के अंदर ही उसके वैल्यूज़ चली जाएंगी वेरिएबल्स की। जैसे अगर मैं यहाँ डॉलर लगा दूँ ना, डॉलर ए और डॉलर बी और साथ में करली ब्रेसेस, के, और मैं इसको हटा देता हूँ, डॉलर ए प्लस बी, यहाँ देखना प्रिंट हो जाना चाहिए, सम ऑफ 10 एंड 3 इज़ 13। यहाँ डॉलर साइन और करली ब्रेसेस से क्या हुआ, ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसने इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट नहीं करा बल्कि वेरिएबल ही ट्रीट करा, तो यहाँ ए की वैल्यू आ गई 10, बी की आ गई 3, फिर यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म हो गया हमारा ए प्लस बी 13। तो ये बहुत हेल्प करता है, ऐसे ऐसे प्लस वगैरह लगाने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप प्लस लगा के भी कर सकते हो, पर ऐसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। अब 2 स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना, तो वो तो आता ही है मेरे ख्याल से सबको, कर लेते हैं। हम हेलो लिखेंगे प्लस स्पेस में वर्ल्ड, इसको रन करेंगे तो कॉन्कैटिनेट कर देगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यही हमारा कॉन्कैटिनेशन होता है, इसमें भी प्लस लगा के ही कॉन्कैटिनेट आप कर सकते हैं। फिर उसको प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनपुट लेना, प्रिंट एलन हो गया, वेर वेल आ गया, डेटा टाइप भी आ गया। अब इनपुट कैसे लेंगे कॉटलिन में, इसके ना बहुत सारे तरीके हैं इनपुट लेने के। हाँ, जैसे हम नॉर्मल उसमें हमने करा था जावा में ना, हम स्कैनर क्लास का यूज़ करके करते हैं कि हमने स्कैनर क्लास डिक्लेयर कर दी और उसका यूज़ करके हम अपना ले रहे हैं इनपुट, इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कि स्कैनर उसमें कुछ ऐसा लिखते हैं ना, ये मैं जावा फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ, स्कैनर इन इक्वल्स में न्यू स्कैनर, हाँ सही है सही, स्कैनर, और यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट इन। फिर इसमें हम नहीं मैं वैसे बस शो कर रहा था कि जावा में हम करते कैसे हैं। फिर अगर मेरे को इंटीजर चाहिए तो नेक्स्ट इंट करके, ये हमारा जावा में होता था। ठीक है, इनपुट लेने का सेम हम कर सकते हैं कॉटलिन में भी, स्कैनर क्लास का यूज़ करके। अगर आप करना चाहो, इसमें सिंटेक्स दे रखा है, ये रहा, वेल रीडर स्कैनर इक्वल्स में ये कर दिया हमने। ठीक है, तो रीडर हमारा इनपुट लेने वाला एक ऑब्जेक्ट बन गया स्कैनर का, फिर उससे हम आगे वैल्यूज़ ले सकते हैं अपनी। लेकिन एक नॉर्मल तरीका हम ये करते हैं कि जैसे वेर इक्वल्स में रीड लाइन है, ये क्या करेगा, हमारे यहाँ स्ट्रिंग टाइप में ले लेगा इनपुट, जो भी हम एंटर करेंगे वो स्ट्रिंग में आएगा, फिर बाद में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। रीड लाइन हमने जावा में यूज़ करा, वो
स्ट्रिंग में ही इनपुट लेता है, ठीक है। लेकिन बाद में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे int 5 वगैरह आपको इनपुट चाहिए, हमने रीड लाइन लिया, फिर बाद में डॉट टू इंट करके इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। एक तो ये तरीका होता है, इसको ट्राई करते हैं। वेर ए इक्वल्स में रीड लाइन, फिर आप कर दो, हाँ, ए इक्वल्स में ए डॉट टू इंट, println की क्लास, ट्राई करते हैं। मैंने भी इस पहले ट्राई नहीं करा इस फॉर्मेट में। नॉन नल वगैरह कहाँ गया यार, चलो ये चीज़ शो नहीं करते। हाँ, पर आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो कि हमने रीड लाइन से ले लिया तो हमारा इनपुट स्ट्रिंग टाइप का आएगा। इनपुट वगैरह ना इसमें सही से चल नहीं रहा लगता है। नलेबल्स टाइप स्ट्रिंग यूज टू मेक टाइप नॉन नलेबल। रीड लाइन, चलो कोई नहीं, अभी आप ऐसे ही देख लो कि रीड लाइन करके हम स्ट्रिंग में इनपुट लेते हैं, फिर उसको एक्सप्लिसिटली हम कन्वर्ट कर लेते हैं जिस डेटा टाइप में हम चाह रहे हैं। बाकी हमारा स्कैनर क्लास है, ठीक है। स्कैनर का हम यूज़ कर लेंगे ऐसे कि हमारा ए है वो लेने वाला, इनपुट लेने वाला वेरिएबल, इसमें हम स्कैनर लगाएंगे सिस्टम डॉट, इसमें ऐसे करके हम इन लिखते हैं मेरे ख्याल से, हाँ सॉरी कोट्स लगा दिए मैंने। इसके अंदर हम इन लिखते हैं, फिर हम ए का यूज़ करते हैं अपना इनपुट लेने के लिए, कि मान लो जैसे नम है, इसको मैं ए डॉट नेक्स्ट इंट, जैसे हम जावा में करते हैं, तो स्कैनर क्लास का भी हम यूज़ कर सकते हैं कॉटलिन में। बस यही 2-3 तरीके होते हैं, बाकी कुछ ये है, जैसे इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ कर लिया हमने, उसके अंदर हमने रीड लाइन दे दिया। इसमें भी सेम है कि रीड लाइन पहले स्ट्रिंग में इनपुट लेगा, फिर उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। आपको डबल में चाहिए तो डबल डॉट वैल्यू ऑफ कर लो, ऐसे करके। तो हम इस तरीके से अपना इनपुट ले सकते हैं कि तो इनपुट कैसे लेते हैं, आगे समझ में? हेलो, या यस, ठीक है। इनपुट के कुछ क्वेश्चन हैं इसमें। हाँ, बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने वाला है ये ना, आप लोग ही कर लेना। कि जैसे हम यहाँ कर रखा है, इसको मैं रीडर नाम दे देता हूँ, ज़्यादा वैलिड लगेगा, रीडर डॉट नेक्स्ट इंट। तो ऐसे आप ए में इनपुट ले लेना, सेम आप बी में इनपुट ले लेना, फिर उसके ऊपर परफॉर्म कर देना कोई भी ऑपरेशन, प्लस माइनस नॉर्मल कैलकुलेशन जो होती है, ठीक है। इसमें वैसे करेंगे। इसमें प्लेग्राउंड में इनपुट लेने का शायद चल नहीं रहा है, इसको एक बार आईडी में ट्राई करके देख लेंगे हम। अभी तो आईडी को रन करना पॉसिबल नहीं है थोड़ा, ठीक है। तो ये इनपुट हो गया। फिर आते हैं हमारे लूप्स। ये तो सबको पता ही है बेसिक हमारा, कि हमारे 3 टाइप के लूप हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल, ठीक है। जैसे वाइल लूप होता है हमारा, नॉर्मली फॉर लूप भी होता है, अपना डू वाइल भी होता है। इनका सिंटेक्स तो बिल्कुल ही सेम है, कुछ अलग नहीं है। कि जैसे वाइल, हम वाइल लूप लिखेंगे, उसके अंदर कंडीशन मेंशन करेंगे, और यहाँ हमारी बॉडी हो जाएगी लूप की करली ब्रेसेस के अंदर। सेम हमारा फॉर का होता है, फॉर इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हम आइटरेटर लिख देंगे अपना, ठीक है, और उनके अंदर करली ब्रेसेस के अंदर हमारा कोड हो जाएगा, और डू वाइल भी, ठीक है। तो एक एक करके इनको रन करके देखते हैं। अगर मैं कर दूं पहले वाइल, वेर n इक्वल्स में 10, इसी की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं जब तक n 0 से बड़ा है। प्रिंट n, और ये हमारे वेरिएबल को अपडेट करने वाला स्टेटमेंट।
ठीक है, तो इसको रन करते हैं और ये रहा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिवर्स में हमारी काउंटिंग प्रिंट हो गई 10 से 1 तक, जैसे नॉर्मली हम उसमें भी करते हैं अपना जावा और C++ में। कुछ डिफरेंट नहीं है, सब सेम है। ठीक है, अगर मेरे को इसके मल्टीपल्स प्रिंट करने हो 2 × n 20 19 18 ऐसे, तो कुछ डिफरेंट नहीं है, वाइल लूप अपना बिल्कुल सेम होता है। ओके, तो वाइल ये हो गया हमारा वाइल लूप, कि जैसे हमारा वाइल कीवर्ड हो गया, अंदर ये हमारी कंडीशन हो गई कि n 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये हमारी लूप की बॉडी हो गई, जो स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करेंगे हर आइट्रेशन पे। अब जैसे हमारा नॉर्मली होता है, जब तक ये ट्रू रहेगी तब तक हमारा लूप चलेगा। n 10 था, n 0 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर की स्टेटमेंट चली, 2 से 10 को इंटू करा 20 आ गया, फिर n की वैल्यू कम कर दी 1, जब 1 कम करी तब n की वैल्यू 9 हुई, फिर उसके बाद फिर हमने चेक करा 0 से बड़ा है, हाँ है, कंडीशन ट्रू हुई, ये बॉडी रन होगी, 2 इंटू में 9 18, फिर हमने 1 कम कर दिया। तो ये ऐसे ही सेम चलता जाएगा जैसे नॉर्मली होता है अपना, कुछ चेंज नहीं है। फिर आता है फॉर लूप। फॉर लूप में आपको कॉटलिन में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम जैसे उसमें चलाते थे ना C++ और जावा में, int i 0 करके i <5 ये 6 ++ i, इसमें ऐसा नहीं चलता, इसमें थोड़ा होता है अलग। जैसे i इन 1 से 5 तक, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा अभी इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, इसको रन करें तो ये 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। अभी इसमें हो क्या रहा है वो देखते हैं, इसको हटा दूँ। ये ना हमारी आइट्रेशन स्टेटमेंट होती है एक, कि ये जो लिखा है ना 1 से 5 तक, ये हमारा एक तरीके का आप एरे मान लो, जिसके अंदर 1 से 5 तक की वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5। तो जैसे मैंने लिखा ना, ये होगी हमारी स्टार्टिंग वैल्यू 1 और ये एंड होगी 5 पे। अगर मैं इसकी जगह 6 कर दूं, ठीक है, इसको रन करेंगे तो ये 1 से 6 तक चलेगा। तो ये वही है, एक हमारा आइट्रेशन पूरा सीक्वेंस सा क्रिएट हो जाता है इससे, जिसके अंदर ये हमारी वैल्यूज़ होती हैं, और आई नाम का एक वेरिएबल होता है जो पूरे पे आइट्रेट करता है। पहले आई की वैल्यू 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, फिर 5 और फिर 6। हमें इसमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आई हमारा किस टाइप का होगा। जैसे हम जावा में करते थे ना, इंट आई ऐसे मेंशन करके, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कॉटलिन के अंदर। ठीक है, अब ऐसे ही जो अंदर की रेंज होती है इसके ना बहुत सारे होते हैं। जैसे देखो 1 से 10 तक का था तो ये चलेगा 1 से 10 तक। एक होता है 1 until 10, कि जब तक 10 ना आ जाए। उसमें क्या होता है, ये यहाँ जो नंबर है उससे एक कम तक चलेगा। अगर यहाँ n है ना तो n-1 तक चलेगा। जैसे हमने 10 लिखा तो ये 9 तक चलेगा। जो ट्राई कर लेते हैं, 1 until 6, तो ये 1 से 5 तक चलना चाहिए और वहीं चला। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ और 6 पे लूप ब्रेक, 6 हुआ ही नहीं। ठीक है, और ऐसा सेम हमारा होता है एक 5 डाउन टू 1। इसमें क्या होता है, अपना जो नंबर्स की रेंज होती है वो रिवर्स ऑर्डर में होती है, कि जैसे तो इंक्रीजिंग में ना 1 2 3। अब मेरे को अगर इसको रिवर्स में प्रिंट कराना है तो यहाँ 5 कर दिया, सॉरी, डाउन टू 1, तो ये 5 से 1 तक प्रिंट होगा पूरा रिवर्स में। ठीक है, तो डाउन टू हमारा रिवर्स ऑर्डर में क्रिएट करने के लिए होता है, अगर हमें रिवर्स में जाना हो। फिर आता है हमारा स्टेप वाला, कि जैसे हमने ये ऑपरेटर्स देख लिए, डबल डॉट जो हमारा नॉर्मल होता है 1 से 10 तक। एक हमारा हो गया अनटिल, कि उसमें जो फाइनल नंबर है उससे एक कम तक चलेगा। डाउन टू से हमने देख लिया रिवर्स में होता है।
फिर इन सब में एक चीज़ ना कॉमन देखोगी कि एक से ही बढ़ रहा है। जैसे डाउन टू में देखा कि 1 सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है हर एक उसमें। अगर हम यहाँ कर दें नॉर्मल 1 से 5, तो इसमें भी प्रिंट होगा 1 2 3 4 5। नंबर हमेशा जो हमारा आई है वो 1 से ही बढ़ रहा है। अगर मान लो मेरे को बढ़ाना है 2 से, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेप कीवर्ड। स्टेप कीवर्ड से क्या होता है, हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट चाहिए। जैसे हम करते थे ना ऐसा i प्लस इक्वल्स में 2, कि हमारा i 2 से इंक्रीमेंट हो C++ और जावा में। इसमें स्टेप उसी का काम करता है। अगर मैं कर दूँ ना स्टेप 2, फिर देखते हैं, देखो 1 3 5, 2 से इंक्रीमेंट होने लग गया नंबर। अगर मैं यहाँ कर दूँ 5, तो 5 से इंक्रीमेंट होगा आई हमारा। ठीक है, जैसे पहले 1 हुआ, फिर 5 प्लस करा, फिर 6 हो गया, और 6 प्लस 5 करके 11 होता, तो वो चला ही नहीं फिर। और सेम हमारा अंटिल के साथ भी चलेगा ये। अगर मैं अंटिल 10 कर दूँ, तो थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं 15, हाँ, तो 1 हुआ, 6 हुआ और 11 हुआ। ठीक है, अरे अब जब इसको डाउन टू के साथ करेंगे ना, तब देखना, तब भी ये चलेगा। और ये कर लेते हैं 10 से। अब इसमें ध्यान में तो हमें ये आता है कि डाउन हमारा रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, तो हमें माइनस लिखना चाहिए। ये नंबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जो स्टेप के आगे मेंशन करते हैं ना कि इतने से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना चाहिए, वो डाउन टू में अपने आप ही 2 का डिक्रीमेंट करेगा, हमें माइनस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो 10 8 6 4 2, तो वो अपने आप ही 2 का डिक्रीमेंट हुआ है, हमें बिल्कुल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है माइनस। और यहाँ करेंगे भी ना तो भी एरर आएगा, क्योंकि ये नंबर हमेशा पॉजिटिव रहता है। देखो अगर कर देना -2, तो ये रहा, अरे स्टेप मस्ट बी पॉजिटिव, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। 5, हाँ, स्टेप मस्ट बी पॉजिटिव, ये नंबर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो अगर हमें डिक्रीमेंट भी करना है, तब भी पॉजिटिव नंबर शो कर दो, वो 2 का डिक्रीमेंट कर देगा, या फिर जो भी आप नंबर मेंशन कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा हमारा काम करता है फॉर के अंदर। अब हमारा आ गया डू वाइल में भी कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में है कि आप डू मेंशन करोगे, यह हमारी बॉडी हो गई लूप की, फिर यहाँ हम वाइल मेंशन कर देंगे, और यहाँ हमारी हो गई कंडीशन। कि जैसे हमें पता है कि सबसे पहले एक बार तो ये बॉडी चलेगी ही चलेगी, एक से ज़्यादा बार कंडीशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक बार तो ये चलेगी ही। कि पहले यहाँ मैंने कुछ लिख दिया, फिर बाद में कंडीशन चेक होगी, लेकिन एक बार बॉडी चलेगी। ट्राई करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर मैं डाल दूँ यहाँ फॉल्स डाल दूँ कि कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, और println do while is running, तो अगर ये कंडीशन पहले चेक होती फिर हमारी बॉडी चलती है, तो ये स्टेटमेंट प्रिंट ही नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। लेकिन अगर ये चल गई तो पता चल जाएगा कि हाँ एक बार तो ये कम से कम रन होगी। चलो टेस्ट कर लेते हैं, और हो गई, तो ये कम से कम एक बार तो चलेगी ही चलेगी जो लूप बॉडी है, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो, क्योंकि सबसे पहले हमारा चलेगा अंदर का लूप बॉडी, उसके बाद हमारी कंडीशन टेस्ट होगी। अगर मैं यहाँ ट्रू कर दूँ तो एक इन्फानाइट लूप बन जाएगा, गड़बड़ ना कर दे बस। हाँ, आउट ऑफ मेमोरी आ गया ना, रुको मैं इसमें वो स्पेसिफाई कर देता हूँ। rn इक्वल्स में 5 0 करता हूँ, n इक्वल्स में n+1, ये हमारी अपडेट स्टेटमेंट हो गई।
और यहाँ मैं मेंशन कर दूँ तो कंडीशन कि n 6 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये 6 बार चलना चाहिए लूप हमारा, और चल गया। डू वाइल इज़ रनिंग, डू वाइल इज़ रनिंग, डू वाइल इज़ रनिंग, पूरे 6 टाइम्स चला है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स भी होगी तो भी कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा अपना लूप बॉडी। ठीक है, तो ये हमारा डू वाइल हो गया। लूप्स क्लियर है? हेलो सुधीर, वो साथ में? अच्छा, और भी बच्चे जुड़ गए, बहुत बढ़िया। तो किसी को कोई दिक्कत है लूप्स में? नहीं तो चलो आगे चलते हैं फिर। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, इनपुट वाले ही हो गया। क्वेश्चंस की ज़रूरत, हाँ चलो एक और चीज़ देख लेते हैं कि इसमें ना हम फॉर लूप में स्ट्रिंग को भी आइटरेट कर सकते हैं। जैसे आई इन कर लिया ना, मैंने लिख दिया टोमेटो, प्रिंटलन आई। इसमें दो चीज़ें देखो, एक तो ये हमारा इसके ऊपर भी चल जाता है, स्ट्रिंग के ऊपर। ये पहले आई की वैल्यू टी हुई, फिर ओ, फिर एम, फिर ए, फिर टी, फिर ओ, और वो सब प्रिंट भी हो गए। और अगर लूप बॉडी में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो करली ब्रेसेस लगाना ज़रूरी नहीं है, जैसा नॉर्मली हम जावा में भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको हम शायद एक लाइन में मेंशन भी कर सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगी उससे शायद। हाँ, अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट है लूप के अंदर तो उसको हम आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। ठीक है, अच्छा चलो मस्ती के लिए ना थोड़ा कुछ ट्राई करते हैं इसको ना, आइट्रेशन वाली कंडीशन वाइल में ट्राई करते हैं, कैसा वाइल में पॉसिबल है। आई इन टोमेटो, प्रिंटलन आई, चल तो जाएगा यार, दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। और आ गई, हाँ ऐसा सिर्फ फॉर के अंदर ही है, वाइल में नहीं चल सकता। ठीक है, तो अगर आप लोग डू वाइल या वाइल में ट्राई करो वैसी आइट्रेशन वाली स्टेटमेंट तो वो नहीं चलेगी, वो सिर्फ फॉर के लिए ही है। बाकी ऐसे ना खेलते रहा करो, जैसे अभी खेल रहे थे ना, वाइल में ट्राई करा, ऐसे ही खेलोगे तो और बढ़िया तरीके से आ जाएगा। और अब हमारा आता है सिलेक्शन स्टेटमेंट। जब सिलेक्शन स्टेटमेंट, ऐसे नाम ना ज़्यादातर याद होता नहीं है किसी को कि हम किन्हें कहते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट हम कहते हैं हमारी इफ एल्स को। ठीक है, इफ एल्स सबको याद होता है, सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट, हाँ मेरे को भी याद नहीं है। कंडीशनल स्टेटमेंट होती है हमारी इफ एल्स। हमने इसको तो पढ़ ही रखा है, इसका देख लेते हैं कैसे चलती है। कि जैसे हम इफ लिखते हैं, यहाँ कंडीशन होती है, अगर वो ट्रू हुई तो हमारा इफ बॉडी चलेगी, लेकिन अगर फॉल्स हुई तो हमारी एल्स वाली चलेगी। तो यहाँ लिख देते हैं, जैसे ट्रू ही मेंशन कर देता हूँ, प्रिंटलन इफ बॉडी प्रिंटलन एल्स बॉडी। इसमें हमारा इफ ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी क्योंकि कंडीशन ट्रू है। हाँ, इफ बॉडी रन हुई, अगर सेम मैं इसको फॉल्स कर दूं तो हमारी एल्स वाली प्रिंट हो जाएगी। ये रहा, जैसे नॉर्मल हमारा इफ एल्स का होता है। और इसमें भी जो हमने फॉर में देखा सेम वही चीज़ है कि अगर सिंगल स्टेटमेंट है बॉडी में तो करली ब्रेसेस मेंशन करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, हमारा नॉर्मली भी चल जाएगा, ये देखो। और बल्कि एक मॉडिफाइड वर्जन और भी है। ठीक है, और मज़ेदार तरीके से लिख सकते हैं, इफ़ कंडीशन एक्स एल्स वाई। जैसे हमारा नॉर्मल इंग्लिश में होता है ना कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, ठीक है, वरना ये है ना, बिल्कुल इंग्लिश की स्टेटमेंट।
इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू देन डू दिस एल्स दिस, ये भी चल जाएगा। इफ़ हो गया प्रिंट, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। अगर फॉल्स है तो एल्स प्रिंट हो जाएगा। तो अगर सिंगल स्टेटमेंट है ना तो ऐसे लिख सकते हैं, वो रीडिंग बेटर होती है, रीडेबल क्वालिटी कोड की, ठीक है। और इसमें ना नई चीज़, इफ एल्स तो हमने पढ़ ही रखा है, इसमें अब हमारी नई चीज़ ये है व्हेन। व्हेन वाली हमारा स्विच का रिप्लेसमेंट है, व्हेन स्विच की तरह ही है। वैसे इफ एल्स में किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्योंकि व्हेन थोड़ा सा न्यू है। लो कोई जवाब देगा, किसी को दिक्कत है इफ एल्स तक? नहीं सर, नहीं नो दिक्कत। नहीं, ठीक है। फिर व्हेन देखते हैं। तो व्हेन का हमारा होता है सिंटेक्स, जैसे हमारा स्विच का होता है ना, कि हमने स्विच लिखा, इसके अंदर हमारा वेरिएबल आ गया, ठीक है। फिर यहाँ हमारे केस हो जाते हैं। केस यहाँ वेरिएबल की वैल्यू, कि अगर मान लो मैं यहाँ इंट दे रहा हूँ, ए नाम का वेरिएबल दिया, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो मेरी ये बॉडी चलेगी। फिर उसके बाद हमारी ब्रेक आती थी, जंप स्टेटमेंट। फिर केस 2 कि अगर वैल्यू 2 हुई तब हमारी बॉडी चलेगी। फिर ब्रेक, और उसके बाद हमारा डिफ़ॉल्ट, कि अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो हमारी डिफ़ॉल्ट वाली चल जाएगी, ठीक है। ऐसा हम स्विच देखते थे उसमें, जावा और सी प्लस प्लस में। यहाँ पे स्विच की जगह यूज़ होता है व्हेन, कॉटलिन में सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी अपना वेरिएबल आता है और केस होते हैं। अब केस की जगह ना यहाँ पे इजी होता है मेंशन करना सीधा 1, कि अगर वैल्यू 1 हुई वेरिएबल की तो क्या एग्जीक्यूट होना है, तो उसके लिए हम एरो बना देते हैं। थोड़ा फनी लगता है एरो बनाना पर इसके आगे का एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। चला के देखते हैं, एन ही ले लेते हैं। एन वेरिएबल डाला, अगर एन 1 हुआ तो प्रिंट एलन 1 प्रिंट कर दो, ठीक है। अगर 2 हुआ तो प्रिंट एलन 2। अब जैसे वहाँ पे डिफ़ॉल्ट होता था ना कि ना 1 हुआ ना 2 हुआ तो डिफ़ॉल्ट वाला हो, इसमें डिफ़ॉल्ट की जगह होता है एल्स, कि अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो ये रन होगा। तो यहाँ मैं इनवैलिड लिख देता हूँ, ठीक है। अब रन करेंगे ना तो हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा, देखो, क्योंकि n की वैल्यू 1 थी, 1 प्रिंट हो गई। अगर मैं 2 कर दूँ तो 2 प्रिंट हो जाएगी, और अगर मैं 3 कर दूँ जो कोई केस है ही नहीं तो इनवैलिड प्रिंट हो जाएगा हमारा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा एल्स वाला, कि दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं निकली, ना 1 थी ना 2 थी, तो एल्स प्रिंट हुआ, ठीक है। ये तो हमारी सिंगल स्टेटमेंट हो गई, ये मेरे को सिंगल काम कराना है। अगर मान लो मेरे को कराने हैं बहुत सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है एक साथ, तो हम कर्ली ब्रेस लगा देते हैं। इसमें हमें कोई वो उसकी ज़रूरत नहीं है ब्रेक वगैरह की, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ कर दूँ प्रिंट एलन हेलो, प्रिंट एलन वर्ल्ड, ठीक है। मेरी 2 स्टेटमेंट हो गई, तो इसके लिए मैंने कर्ली ब्रेस लगा दिया। अब इसको 1 कर देंगे तो ये मेरा पूरा कोड पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि मेरी n की वैल्यू 1 थी। अगर सिंगल है स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेस की ज़रूरत नहीं है, तब तो ऐसे ही लिख दो। अगर एक से ज़्यादा है तो हमारा कर्ली ब्रेस लगा लो और उसके पूरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी सारी की सारी। और वैन में और भी आप काफ़ी काम करते हो, जैसे यहाँ मेंशन है ना 2,5, एक साथ 2 वैल्यू कर सकते हैं, कि अगर मैं यहाँ कर दूँ ना 2,3, कि अगर 2 या 3 में से कुछ भी होता है तो वो रन कर दो। जैसे मैं 2 कर दूँ ना
तो भी हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये स्टेटमेंट। अगर मैं 3 कर दूं तो भी हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसका नॉर्मल मतलब है कि चाहे 2 हो या 3 हो, अगर 2 या 3 में से कुछ भी है तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 भी मेंशन कर दूँ ना कॉमा डाल के, तो वो भी चल जाएगा। यहाँ 4 कर देते हैं, तब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और होगी। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा कि मेरे को इन तीनों वैल्यूज़ के लिए सेम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है, सेम कोड, तो ये उसमें बहुत हेल्प करेगा कॉमा सेपरेट करके। फिर हम यहाँ रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि 5 से 10 तक की वैल्यूज़ के लिए ये प्रिंट कर दो। ठीक है, ये मैंने रेंज दे दी, जैसे हम फॉर में देते थे ना, सॉरी ऐसे नहीं देते थे, हाँ डबल डॉट से, जैसे हमने फॉर में देखा था सेम वैसा। अगर मैं यहाँ कर दूँ 7, इनवैलिड टाइप्स इंट रेंज एंड इंट, क्या कोई दिक्कत होगी क्या? हाँ 6 प्रिंट रेंज तो चल रहा था यार। कि चल क्यों नहीं रहा? एंड ये रेंज तो चलता है। थ्री टू 6 कर देते हैं इसको। इसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, पर नॉर्मली ये चल जाता है रेंज का। ठीक है, इसको ना एक बार कल देख लेंगे आईडी में रन करके कि ये जी सच में ऐसी है या नहीं। मेरे ख्याल से चल जाती है, मैंने यूज़ करा है। तो कोई नहीं, चलो इसको कल देख लेंगे रेंज वाला इनकम्पैटिबल होना। तो अच्छा, मैं ब्रैकेट लगा के देखता हूँ। छोड़ो, फिर कल आईडी में देख लेंगे इसको। हाँ, इसको कल आईडी में चेक कर लेंगे चला के कि ये चीज़ सच में चलती है भी या नहीं। बाकी हमारा वो था वैन, तो वैन में कोई दिक्कत है इस चीज़ को छोड़ के, रेंज वाली को? आ गया सबको वैन समझ में? यस सर। कि तो वैन के ऊपर तो नॉर्मली होता है, उसके ऊपर कोई स्पेशल क्वेश्चन है नहीं। आप लोगों ने यूज़ कर रखा है तो आप कर सकते हो। ठीक है, हमारा जंप स्टेट, फिर हमारी जंप स्टेटमेंट आ जाती है। जंप स्टेटमेंट ना, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। ठीक है, ये ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न तो आपको पता ही है। ब्रेक से हमारा लूप ब्रेक हो जाता है। अगर हम चला लें फॉर आई इन 1 to 5 और मैं यहाँ कंडीशन डाल दूँ इफ़ आई इक्वल्स में 3, तो लूप ब्रेक कर दो, वरना println आई। तो इसमें जैसे ही 3 होगा तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, 1 और 2 तक ही चलेगा जो कि है। तो ब्रेक तो हमारा यही है, लूप ब्रेक करने के काम आता है। ठीक है, और कंटिन्यू हमारा उस स्टेप को स्किप करने के लिए, उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को। जैसे अगर मैं कंटिन्यू कर दूँ ना, तो जब आई की वैल्यू 3 होगी तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो स्किप कर देगा इस आइट्रेशन को। ठीक है, फिर वो 4 और 5 तक चलेगा। 1 2 जैसे ही 3 आया तो उसने स्किप कर दिया, कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर 4 और 5,
ठीक है, कंटिन्यू हमारा इसमें काम आ जाता है, ये सब यूज़ करे हुए हैं। रिटर्न हमारा फंक्शन में यूज़ होता है, जब हम फंक्शंस करेंगे तब हम रिटर्न का देख लेंगे। इसमें नई चीज़ है लेबल्ड ब्रेक, जो कि हम यहाँ ये नया है हमारे लिए। लेबल्ड ब्रेक क्या होता है, हम ना एक लेबल बना देते हैं, जैसे बना रखा है ना माई लूप, ये हम लेबल का नाम देते हैं खुद से, फिर उसका ऐसे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसी कोड को कॉपी करके चला लेते हैं। हाँ, कुछ रिफैक्टर कर देगा ये कोड। इफ ब्रेक हाँ ठीक है ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो ये हमारे इसके कर्ली ब्रेस हो गए, ये हमारे इस लूप के यहाँ ख़त्म हो रहे हैं, इसके यहाँ। इसमें क्या है कि मैंने ना ये बना दिया माई लूप नाम से एक अपना वो बना दिया लेबल। इस लेबल को मैं जहाँ यूज़ करूँगा वो मेरा ब्रेक उसकी तरह काम करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट की तरह। जैसे ब्रेक लिखा फिर माई लूप, तो उससे हम कहीं भी ब्रेक कर सकते हैं उस लेबल का यूज़ करके। इसमें जैसे है फॉर आई इन 1 2 3, आई हमारा 1 2 और 3 तक चलेगा, वैल्यूज़ 1 2 और 3 होगी। जे हमारा 1 और 2 होगा, कि जैसे आई 1 हुआ फिर जे हमारा 1 और 2, जब आई 2 हुआ जे फिर से हमारा 1 और 2, और वो ही वैल्यूज़ प्रिंट होगी। ठीक है, तो एक बार पहले बिना इसके चला के देख लेते हैं, बिना इसके ऐसे प्रिंट हो रहा है। आई 1 हुआ जे 1, आई 1 जे 2, आई 2 जे 1, आई 2 जे 2, फिर 3 1 3 2। ठीक है, बिना इसके तो ऐसा चल रहा है। लेकिन अब जैसे ही इसको यूज़ करेंगे फिर देखते हैं, तो इसके हिसाब से हमारा जब आई और जे 2 होंगे तब ब्रेक हो जाना चाहिए। देयर विल बी नो स्पेस फॉर कमेंट एट द रेट, नो स्पेस फॉर कमेंट बिफोर। ओके, हाँ ओके, तो यहाँ दिक्कत थी लेबल से पहले ब्रेक और लेबल के बीच में आप ये मत लगाना स्पेस या कमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने माई लूप नाम का लेबल बनाया, उसके आगे ये हमारा नाम है लेबल का जो हमने खुद से रखा है। अगर मैं रख दूँ ना यहाँ पे अपना ही नाम रख देता हूँ विलगेट, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, देखना है तब भी चल जाएगा। देखो, तो ये हमारा आइडेंटिफायर की तरह है, तो आप अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हो, फिर उस लेबल को यूज़ कर सकते हो। ये हमारा लेबल्ड ब्रेक होता है। अच्छा, इसको कंटिन्यू के साथ ट्राई करें, वैसे नाम तो लेबल्ड ब्रेक है, अगर कंटिन्यू कर दें तो एरर है मेरे ख्याल से। 1 आई और जे 2 हुआ तो इसने स्किप नहीं करा। हाँ, तो ये ब्रेक के साथ ही काम करेगा लेबल। तो जैसे ही ब्रेक और इसको यूज़ करेंगे ना, तो ये उस आइट्रेशन को बंद कर रहा है। नॉर्मली अब तक मैंने जितना कॉटलिन यूज़ करा मेरे काम तो कोई आया नहीं, फिर भी इन्फो के लिए आप लोग यूज़ कर लो। यहाँ मेंशन कर रखा है ना, कैन ऑल्सो यूज़ लेबल विद कंटिन्यू स्टेटमेंट, हमने करा था यहाँ पे। तो ज़्यादा काम तो मेरे ख्याल से आता नहीं है ये लेबल्ड ब्रेक, पर इन्फो के लिए आप लोग सीख लो कि ये क्या होता है। ठीक है, और हाँ अब थोड़ा सा ना एरे का देख लेते हैं। एरे को बाद में बहुत डिस्कस करा जाएगा, लेकिन एरे की एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। जैसे हम एरे डिक्लेयर करते हैं ना, हम एरे को ऐसे डिक्लेयर करते हैं, वेर नम एरे ऑफ 1 2 3। इसमें हम वेरिएबल हमने क्रिएट करा नम नाम का, उसमें हमने एरे स्पेसिफाई कर दिया 1 2 3 जिसकी वैल्यूज़ हैं। सेम वही, हमने कोई डेटा टाइप नहीं दी कि एरे किस टाइप का होगा, उसने खुद इंटरप्रेट करा वैल्यूज से कि वो इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, इसमें करते हैं वेर नम इक्वल्स में
एरे ऑफ 1, 2, 3। ठीक है, तो ये हमारा देखो चल जाएगा कि वो खुद ही इंटरप्रेट कर लेगा कि इंटीजर टाइप का एरे है। इसको मैं प्रिंट करा के देखता हूँ एक बार क्लास वाली चीज़ से, शायद ना चले। क्लास जावा, हाँ थोड़ा क्लियर नहीं है, पर चलो कोई नहीं। तो इससे ये ना खुद इंटरप्रेट कर लेता है कि ये हमारा इंटीजर टाइप का है एरे। अगर हमें एक्सप्लिसिटली देना हो कि किस टाइप का हमें चाहिए, तो उसके लिए हम ऐसे करते हैं, कोलन एरे लिखा कैपिटल ए के साथ, फिर हमारे एंगल ब्रैकेट, और उसके अंदर हमारी डेटा टाइप, जैसे इंटीजर टाइप का है तो इंट, देखना अब भी चल जाएगा। रन करो इसको, तो नो एरर चल गया। मैं 0.5 कर दूँ यहाँ पे तो एरर दे देगा, टाइप मिसमैच, कि हमें डबल मिला जबकि इंटीजर एक्सपेक्टेड था। अगर हम इसको हटा भी दें तब भी चल जाएगा सेम। ये हमारा मल्टी वैल्यू वाला एरे हो जाता है। ठीक है, तो एरे के बारे में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो मेन चीज़ दिखानी थी ना इसकी, वो थी कि जैसे हमने वेरिएबल में देखा ना, हमारा कंटेनर बना होता है ऐसे x नाम का, फिर 5 का ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसका रेफरेंस पास होता है। सेम हमारा एरे के साथ होता है, डिट्टो। अब मैं आपको एरे का दिखाऊं, इसमें एरे ये रहा। एरे का ऐसा होता है कि जैसे हमने स्पेसिफाई करा एरे का नाम, यहाँ है माई एरे, तो माई एरे नाम का हमें स्पेस मिल गया मेमोरी में। ठीक है, वो इंटीजर टाइप का एरे स्टोर करेगा, जो कंपाइलर ने खुद से इंटरप्रेट कर लिया अंदर ही इम्प्लिसिटली। ठीक है, फिर उसका पहले एरे का एक ऑब्जेक्ट बनेगा ऐसे मेमोरी में कहीं पे। ठीक है, उनमें वैल्यू स्पेसिफाई करी जाएंगी कि पहले वाले की 1 है। ऐसे 3 कंटेनर बनाए जाएंगे, जैसे 1 2 3 स्पेसिफाई कर रखा है ना, तो एक कंटेनर बनेगा सेम, उसके अंदर 1 जो इंटीजर ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारा क्रिएट होता था ना वेरिएबल में, वेर एक्स इक्वल्स में 5 नाम का इंटीजर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था, उसका रेफरेंस पास करा जाता था। इसमें सेम एरे के 0 इंडेक्स पे एक और मेमोरी का बनेगा, उसके अंदर 1 इंटीजर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करा जाएगा। जैसे दे रखा है कि मेमोरी में कहीं पे एग्जिस्ट करता है इंटीजर ऑब्जेक्ट, उसका रेफरेंस इसमें पास करा गया। जो फर्स्ट इंडेक्स है इस पे 2 वाले का रेफरेंस पास करा गया, इसमें 3 वाले का पास करा गया। फिर माई एरे के अंदर स्टार्टिंग वाले का हमें पूरे का पास करा गया रेफरेंस। तो एरे के अंदर भी वैसा ही होता है जैसा हमने वेरिएबल्स का देखा था, रेफरेंस पास करने का अंदर क्लास बनती है, क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास करा जाता है। ये बस इन्फो के लिए, कुछ याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन डिटेल पता हो ना तो बढ़िया रहता है और एक्साइटिंग लगता है पढ़ने में। ठीक है, एरे के कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जो नॉर्मल है, फंक्शंस ही बताते हैं। ये आपके घर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आप लोग कर लेना, ये सेंड कर दी जाएंगे सर्वर पे, अनाउंसमेंट में डाल दी जाएंगे, या फिर एक रेपो क्रिएट कर दी जाएगी, उसमें आंसर भी होंगे, तो आप लोग वहाँ से कर लेना। बाकी हमारे एरे के कुछ नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, ये रे, कि एक तो हम एरे को ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते कि हमने प्रिंट लिखा और एरे का नाम लिख दिया, उससे तो एरे आएगा, एरर आएगा। अगर प्रिंट करना है तो एरे का नाम डॉट कंटेंट टू स्ट्रिंग, इससे क्या होगा, पूरा एरे हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एरेज डॉट टू स्ट्रिंग करके ना हम जावा में करते थे, यहाँ पे कॉटलिन में करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। इससे हमारा पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा। तो चला के देखते हैं, println num डॉट, अब सजेशन नहीं देगा, वैसे तो उड़ता सजेशन आता है इसमें। सॉरी println, हाँ ये ना हमारा एरे प्रिंट हो गया। तो अगर एरे को प्रिंट कराना हो तो एक ये भी है,
बाकी आप फॉर लूप वगैरह का यूज़ कर सकते हो, जैसे फॉर लूप में यूज़ करके देखते हैं। फॉर आई इन नम, प्रिंटलन आई, तो ये ऐसे भी चल जाएगा। है ना 1 2 3.5। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर लो। और ये कुछ हमारे फंक्शन होते हैं एरे के, कि हमें एक्सेस करना हो तो हम जैसे नॉर्मली करते हैं, अगर मेरे को इसका फर्स्ट इंडेक्स चाहिए तो स्क्वायर ब्रैकेट फिर इंडेक्स, 0 इंडेक्स का 1 प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे, और वो हो गया। ठीक है, ऐसे हम इसकी वैल्यूज एक्सेस करते हैं इंडेक्स डाल के, जैसे नॉर्मली हम करते आ रहे हैं। कोई एलिमेंट ऐड करना हो तो हम प्लस का यूज़ कर लेंगे। फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू एक्सेस करनी हो तो फर्स्ट डॉट लास्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे लास्ट इंडेक्स की एक्सेस करने के लिए। और किसी एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए हो तो जैसे नम डॉट इंडेक्स यूज़ करते हैं। चलिए वाला ट्राई करते हैं। अगर मेरे को ना इंडेक्स वैल्यू चाहिए 2 की, इसको चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। एक 25 नंबर है, मेरे को इसका इंडेक्स चाहिए कि इसका इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो अनरिजॉल्व्ड रेफरेंस नॉट इंडेक्स। यार इसमें ना काफ़ी कुछ नहीं चल रहा है प्लेग्राउंड में, इसको IDE में ही यूज़ करेंगे हम। चलो कोई नहीं। तो ये हमारे कुछ फंक्शन होते हैं एरे के, वो जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे ना वो याद होते रहेंगे। तो ऐसे ज़रूरत नहीं है कि अलग से याद करे जाएँ, जो काम है वो देख लिए जाएंगे। ठीक है, और ये आपको बता ही दिया था कि एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना हो तो एरे ऑफ करके कॉलन लगा के हम अपना ये डेटा टाइप दे सकते हैं, कि जैसे इसको ये इंटीजर ही लेता, जैसे हमने पीछे देखा था ना वेरिएबल्स में। तो यहाँ पे हमने बाइट स्पेसिफाई करा एक्सप्लिसिटली ताकि हमें बाइट का ही मिले, तो ये हमारे एरे हो जाते हैं। बस फिर आज का तो यही था, डे 1 का रैप अप करते हैं, टाइम हो गया। और बेसिक भी हो गए कॉटलिन के। आगे हमारा ऊप्स का चलेगा और कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे फंक्शन वगैरह हो गए और ऊप्स के कंसेप्ट आगे वो चलेंगे, वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये स्लाइड आप लोगों को फॉरवर्ड कर दी जाएगी सर्वर पे ही, और जो क्वेश्चन है उनकी रेपो बना के सेंड कर दिए जाएंगे। आंसर भी उसमें होंगे और ये भी क्वेश्चंस भी, तो आप लोग ट्राई भी कर सकते हो और वेरीफाई भी कर सकते हो अपने आंसर। बाकी कल से हम इंटेलिजेंट आइडिया का यूज़ करना शुरू कर देंगे। और मेरे लैपटॉप में से हीट निकल रही है।